Good morning, students of Standard 9. Welcome in episode 1. आज मैं आप लोगों को एक नई चीज लेकर आ रहा हूं, फिजिक्स. ओके, दैट मीन्स अब मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स के भी एपिसोड दे रहा हूं. आज से आप एपिसोड 1 देखेंगे फिजिक्स में. ओके, तो फिजिक्स में मैं क्लास 9 में पहले सिलेबस की बात कर लूं कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं. और मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूं वो फुल्ली सीबीएसई पैटर्न सिलेबस होंगे. ओके, दैट मीन्स ये बिहार बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस होंगे. ओके, तो लेट अस सी द सिलेबस ऑफ फिजिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 9. ओके, सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस की बात करें तो टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 9 में. फर्स्ट चैप्टर का नेम है मोशन. ओके, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने हैं वो मोशन. सेकेंड चैप्टर जो पढ़ने हैं वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. थर्ड चैप्टर पढ़ने हैं ग्रेविटेशन. फोर्थ चैप्टर पढ़ने हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल. एंड फ्लोटेशन. फिफ्थ चैप्टर पढ़ने हैं वर्क एंड एनर्जी. और लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ने हैं अबाउट साउंड. ओके, इस तरह से आपको 9th क्लास के सिलेबस की बात करें फिजिक्स की तो देयर आर 6 चैप्टर यू विल स्टडी इन क्लास 9 इन फिजिक्स. ओके, फर्स्ट चैप्टर इज मोशन, सेकेंड इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड इज ग्रेविटेशन, fourth one is Archimedes principle and flotation, fifth one is work and energy, and last chapter is sound. आप जानते हैं आपके सिलेबस में आपके सीबीएसई नॉर्म के हिसाब से टर्म 1 और टर्म 2 दो एग्जाम होते हैं. तो टर्म 1 के सिलेबस ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ये टर्म 1 में पढ़ने हैं. और टर्म 2 में तो आपको सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये टर्म 2 में हो जाएंगे. ठीक है, तो ये मैं टर्म 2 की बात कर रहा हूं. टर्म 1 में 3 चैप्टर्स 4, 5, 6 चैप्टर पढ़ने टर्म 2 में. और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में वो टोटल चैप्टर से पूछे जाएंगे. अब आपके सीसी पैटर्न नहीं रहे इसलिए अब टोटल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल चैप्टर को इंक्लूड करते हैं फाइनल टर्म में. ओके, हाँ, ये फर्क है कि आपकी जो सेकेंड टर्म के पोर्शन है 4, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर इससे 60% के क्वेश्चन रहेंगे और 1, 2, 3 से 40% के क्वेश्चन रहेंगे फाइनल टर्म में. ओके, तो मैं बात कर लूं कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और वो कितना इजी है, कितना हार्ड है, किस पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है. तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं मोशन, ये इस पे सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे. न्यूमेरिकल्स की इसमें कोई भी एंडिंग नहीं है. ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, थ्योरी भी है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है. लेकिन इससे कंपेयर किया जाए तो इसमें थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स थोड़ा कम है. लेकिन यहां भी अगर यहाँ 100 न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो यहाँ 80-85 मिलेंगे, थोड़ा कम मिलेंगे. ग्रेविटेशन की बात की जाए, ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है. किसी किसी बुक में आप देखेंगे, एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे 3 और 4 चैप्टर को एक चैप्टर बना दिया गया है. तो उसके हिसाब से 5 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं. ग्रेविटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन दोनों को एक में इंक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, लेकिन बहुत सारे रेफरेंस बुक में आपको 6 चैप्टर दिखेंगे तो इससे ये क्लियर हो जाता है ये दोनों चैप्टर मिलाकर एक बड़े चैप्टर बनते हैं. लेकिन दोनों को जब सेपरेट कर दिया गया है तो ये दोनों थोड़े छोटे चैप्टर हो जाते हैं. इसमें आपको ज्यादातर थ्योरी पढ़ने हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़े बहुत हैं, फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स रहेंगे ही. ग्रेविटेशन में भी उसी तरह से 50% न्यूमेरिकल्स हैं, 50% थ्योरी हैं. वर्क एंड एनर्जी में थोड़े से थ्योरी हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल्स है. दैट मीन्स थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल्स.
थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स। यहाँ 3 ही टॉपिक पढ़ना है, वर्क, एनर्जी और पावर भी एक टर्म आएगा छोटा सा, ठीक है। साउंड में आपको 95% थ्योरी ही पढ़ने हैं, 5% 2-4 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सिलेबस की बात कर ली। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज के टॉपिक चैप्टर 1 मोशन की मैं बात करता हूं। चैप्टर 1 मोशन, ओके। सबसे पहले मैं बता दूं आपको आज मैं कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं एपिसोड 1 में, उसे मैं साइड में लिख देता हूं। रेस्ट, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, फोर्थ स्केलर क्वांटिटी, एंड फिफ्थ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आज मैं आपको इस चैप्टर्स के 5 टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इसमें थ्योरी भी ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा है। उसके बाद फिर आगे टॉपिक में नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा। तो इस 5 टॉपिक पे आज आप फोकस करेंगे और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए फिजिक्स 8 तक आप एक नॉर्मल फिजिक्स पढ़ रहे थे, कोई न्यूमेरिकल्स की बात नहीं हो रही थी। 9th आपके फिजिक्स जो है आपके फ्यूचर 11-12 में के लिए बेस बनाएंगे ये, इसलिए फिजिक्स के एक एक क्लास को बारीकी से समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली आप ये व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी कहीं पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं जब फ्री रहूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया करूंगा, ओके। और आप लोगों को अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कौन से एपिसोड अपलोड हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के एपिसोड अपलोड हो रहे हैं, ओके। तो आज मैं बात करता हूं चैप्टर 1 मोशन में रेस्ट की बात करता हूं। पहला टॉपिक है रेस्ट। See topic 1 rest, okay. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to time and with respect to surroundings, then the object is said to be at rest, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ और अपने आसपास के वातावरण के साथ किसी भी चीज से कंपेयर करने पे वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो उसे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानते हैं, है ना। लिसन वंस अगेन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक पेन रखा हुआ है, सपोज कीजिए पेन यहां पे हैंग कर रहा है, ठीक है। आप 2 घंटे के बाद आते हो, पेन मार्कर यहीं पे दिखता है, 3 घंटे के बाद आते हो, मार्कर यहीं पे दिखता है। दैट मीन्स आपने देखा टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सराउंडिंग मीन्स जैसे इस रूम की दीवार की बात कर रहे, बोर्ड की बात करते, बोर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, बोर्ड भी वहीं पे है 3 घंटे के बाद और हमारा मार्कर भी उसी के साथ अटैच है। तब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि यहाँ पे सराउंडिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डिफिनेशन में। अगर सराउंडिंग्स को आप ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ हमारा कंटिन्यू रोटेट करता है, अर्थ हमारा मोशन में हमेशा रहता है, जिसकी वजह से उस पर रखी हुई चीजें जो भी होंगी वो भी मोशन में होंगी, है ना। इसलिए रेस्ट में डिफाइन करने से पहले उसके सराउंडिंग्स पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यही मार्कर हैंग कर रहा है और इसे आप अगर अर्थ से कंपेयर कर रहे हो तो फिर ये रेस्ट में नहीं है, फिर ये मोशन में है ना। तो सराउंडिंग के हिसाब से आप
डिफाइन करेंगे कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में है। तो अगर एग्जांपल की बात करें, अ बेंच इन द क्लासरूम विथ रिस्पेक्ट टू क्लासरूम वॉल, है ना। एक बेंच क्लासरूम वॉल से अगर उसे हम कंपेयर कर रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे के बाद, वो अगर वहीं पे रखा हुआ है, टाइम के साथ भी देखना है, तो कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में, यानी बेंच हमारा रेस्ट में। लेकिन उसी बेंच को अगर आप कह देते हैं अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर वो बेंच रेस्ट में नहीं है। इसलिए सराउंडिंग का लेना जरूरी है। ठीक है, तो 2-3 एग्जांपल की बात कर ले। अ फैन, सीलिंग फैन हैंगिंग ऑन द सीलिंग, है ना। सीलिंग से आपने कंपेयर कर लिया, सीलिंग फैन हमेशा कंटिन्यू 2 घंटे 4 घंटे वहीं रहता है, तो वो हमारा रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब फुटबॉल पुट ऑन द ग्राउंड, है ना। एक फुटबॉल जो है वो ग्राउंड में रखा हुआ है, वो जमीन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जहां पे ग्राउंड है वहीं पे फुटबॉल भी, तो वो हमारा फुटबॉल इस समय रेस्ट में कहा जाएगा, है ना। क्लियर रेस्ट के बारे में। शेयर रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज its position with time with respect to its surroundings. Okay? Now second, motion. मोशन में क्या होगा, पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ भी और सराउंडिंग के साथ भी, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ओके, एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion when it changes its position with respect to time and with respect to surroundings. Okay, that means कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ, सराउंडिंग अपने आसपास के चीजों के साथ जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ अपनी जगह को चेंज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन में है। जैसे अ बाइसिकल मूविंग ऑन द रोड, एक बाइसिकल जो है वो रोड पे मूव कर रहा है ना। तो रोड से कंपेयर कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लिया यहाँ फुलवारी शरीफ से अनीसाबाद जा रहा है साइकिल, तो वो क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम वो फुलवारी से आगे बढ़ता जा रहा है, अनीसाबाद की तरफ मूव कर रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट वहां पे कंटिन्यूअसली मोशन में होगा। ओके, अब देखते होगे आप बस में बैठे हुए हो और बाहर की खिड़की की तरफ देखते हो, तो आसपास से जो बाहर में पेड़ वेड़ दिखते हैं, सब लगता है कि वो चल रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि आप मोशन में हो, है ना। या पेड़ पौधे को भी कहोगे कि आप मोशन में, सराउंडिंग से कंपेयर कर रहे हो, पेड़ से कंपेयर कर रहे हो, पेड़ छूटता जा रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आप उस कंडीशन में मोशन में हो, है ना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आई हैव डिस्कस अबाउट रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट इज रेफरेंस पॉइंट। लेट अस सी रेफरेंस पॉइंट। सी थर्ड टॉपिक, रेफरेंस पॉइंट। ओके, रेफरेंस पॉइंट मीन्स जैसे आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उसको आपने कंपेयर किया सराउंडिंग से, तो वही सराउंडिंग्स या फिक्स पॉइंट, जैसे मैं बोलता हूं, ये यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये मार्कर हैंगिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, है ना। तो व्हाइट बोर्ड से हम लोग क्या कहते हैं, कंपेयर कर रहे थे, तो व्हाइट बोर्ड जो हमारा हो जाएगा वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो लेट अस सी अबाउट रेफरेंस पॉइंट। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, है ना। जो भी चीज को आप कंपेयर कर रहे हो किसी भी चीजों से, तो जो सराउंडिंग ले रहे हो वो हमारा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। वो तो ओरली कहने की बात है, लेकिन अगर जब ग्राफ में हम लोग बात करेंगे, तो ग्राफ में बोलते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल राजेश मूव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। राजेश जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो स्टार्ट आप कहां से लोगे, आप जानते हो यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये ओरिजिन है 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, यानी ओरिजिन से आप लोग यहाँ 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, है ना। तो ओरिजिन जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, यानी किसी भी डायरेक्शन को, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, कहीं पर भी आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर पता कर रहे हो, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप ओरिजिन लेते हो, तो ओरिजिन से आप कंपेयर करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो आप इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे, ग्राफ में जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो हमेशा ओरिजिन ही लेंगे। ओके, तो अंडरस्टूड अबाउट रेफरेंस पॉइंट। ओके, नाउ लेट अस सी फोर्थ पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी।
नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर क्वांटिटीज। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को पहले समझना होगा, क्योंकि इसी बेस पे आप आगे बहुत सारे डिफिनेशन को क्लियर करेंगे या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, दोज फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स जिस चीज से आप मेजर करते हो, जिस चीज को मेजर करते हो, जैसे मास को मेजर करते हो केजी में, है ना, लेंथ को मेजर करते हो मीटर में, तो ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटीज, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स हैविंग सम वैल्यूज, सम क्वांटिटीज। 5 मीटर, मैंने बोल दिया लेंथ 5 मीटर है, दैट मीन्स उसके 5 जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। 2 kg ऑफ बनाना, सॉरी 2 kg ऑफ मैंगो जो है वो 2 kg के, दैट मीन्स उसमें मैग्नीट्यूड उसके कितने हैं, 2, तो उसके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे 2। ठीक है, तो देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड हैज नॉट एनी डायरेक्शन, उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो। मैंने बोला 2 मीटर लेंथ, दैट मीन्स वो लेंथ आप 2 मीटर कवर कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं बताया, है ना। तो ये एग्जांपल, सॉरी, ये जो 2 मीटर की बात करें तो एक स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगे। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज में आएंगे। जैसे देखिए, मैंने बोर्ड पे बहुत सारे लिख रखा है। एग्जांपल टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर, वोल्टेज, करंट, चार्ज, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सेट्रा। इस तरह से और भी बहुत सारे। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है राइट 3 स्केलर क्वांटिटी, डिफिनेशन तो आएंगे ही, राइट 3 स्केलर क्वांटिटीज, 5 स्केलर क्वांटिटीज, या आपको एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया जाएगा, सारे यूनिट कुछ वेक्टर होंगे, कुछ स्केलर होंगे, आपको कहा जाएगा वहां से सेपरेट करने के लिए कि कौन सा स्केलर है, कौन से वेक्टर है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है स्केलर और वेक्टर के बारे में, तो आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स में मैं डिस्कस कर लूं। जैसे टाइम की बात करता हूं, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाउ कैन यू से टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल 2:07 हुए हैं, है ना, 2:07 हुए हैं। मैंने कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया कि इस डायरेक्शन में इतना बजे है, वेस्ट डायरेक्शन में इतना बजे, है ना। जहां पे सिर्फ टाइम की बात की जा रही है, तो टाइम जो हमारा होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। उसी तरह से देखिए वर्क को आप रिप्रेजेंट करते हो जूल में। मैंने 5 जूल वर्क किया, कौन से डायरेक्शन किया डोंट नो, ना ईस्ट जाना ना वेस्ट जाना, सिर्फ मैंने काम किया। कितना काम किया? 5 जूल काम किया। यूनिट मैग्नीट्यूड कितना है? 5। सो वर्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके, उसी तरह से एनर्जी की बात करें, पावर की बात करें, वोल्टेज की बात करें, करंट की बात करें, 5 एम्पियर, करंट 5 एम्पियर है। यहाँ पे करंट जो है 5 से 14 एम्पियर का रेंज है, दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई। तो ये सारे एग्जांपल जो हम देख रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। आई होप स्केलर क्वांटिटीज के बारे में समझ लिए होंगे। तो मूव करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction are called vector quantities। स्केलर में क्या है? डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होंगे? मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। दैट मीन्स किसी चीज के मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी अगर बात कर रहा हूं, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होंगे। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction are called vector quantities। okay, as for example weight आप जानते हो, मास और वेट में डिफरेंसेस है। मास मीन्स मेरा मास 5 kg है, वेट आप गलत बोलते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरा वेट 30 kg है। 30 kg हो ही नहीं सकता। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, 8th क्लास में पढ़ा है। तो इसके साइड न्यूटन होते हैं। मेरा वेट 50 न्यूटन है, मेरा वेट 100 न्यूटन है। तो वेट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। वेट इज ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट इज इक्वल टू, आगे हायर क्लास में, सॉरी इसी क्लास में चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, वेट इज इक्वल टू mg, मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ रखता है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है। तो वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगा? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है 5 न्यूटन।
तो 5 जो है मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ रखता है। तो 5 न्यूटन वेट जो हो गया वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। सी एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जब पर्टिकुलर टॉपिक पे जाऊंगा तो बताऊंगा वो कैसे वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। वेयर फोर्स एंड वेट ये पढ़ने हैं आपको फोर्स सेकंड चैप्टर में, वेट पढ़ने हैं थर्ड चैप्टर में। ये भी हमारे वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों वेक्टर क्वांटिटीज है सारे? क्योंकि सबों में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट टॉपिक में एपिसोड 2 में मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस की बात होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे। ओके, तो आज के लिए एपिसोड मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों को हमारी मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करें। और लास्ट में मैं हर एपिसोड के लास्ट में 10 सेकेंड का वीडियो प्ले करूंगा, कंटिन्यूसली प्ले होगा, जिसमें आपको मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उस नोट्स को आप नोट कर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना। उसको आप पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, आप लोग के पास पता नहीं बुक है या नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से जितनी कोशिश होगी मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, और आपको किसी तरह के भी प्रॉब्लम्स हो तो इस नंबर पे मेल आईडी, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप इजी वे में एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपके क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा। ओके, तो थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग कैरियर की पढ़ाई। हैव अ नाइस डे।